छात्र छात्राओं, इस ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम जो पिछले पीरियड में हमारी समस्या समाधान विधि हमने पढ़ी थी, तो उस समस्या समाधान विधि का हमने उसमें अर्थ जानने की कोशिश की थी, उसकी परिभाषाएं जानी थी, समस्या समाधान विधि की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या होती है ये पढ़ा था, और उस समस्या समाधान के एक क्रियात्मक सोपान में हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, पहले स्टेप पर क्या आता है, दूसरे स्टेप पर क्या आता है, हमने ये सब चीजें उसमें पढ़ी थी, है ना। तो आज हम इस समस्या समाधान विधि का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे या उसके गुण और दोष जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या समाधान विधि में कौन कौन से गुण है, कौन कौन से इसमें दोष है ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया इसका गुण, ये जीवनोपयोगी है, जीवनोपयोगी। जीवनोपयोगी का क्या मतलब है? जो हमारे जीवन में काम आने वाले लाभों को बताती है, जो हमारे जीवन में काम आने वाली जो अनुभव देती है, जो हमारे जीवन में काम आने वाले ज्ञान होते हैं, जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का निपटारा कर सके, समाधान कर सके, उस विधि को समस्या समाधान विधि कहना चाहिए। तो ये समस्या समाधान विधि में यही होता है कि समस्या समाधान विधि छात्रों में समस्या के समाधान की जो है क्षमता को विकसित करती है, बढ़ाती है, जिससे वे अपने भावी जीवन की समस्याओं के जो प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकें और स्वयं का और अन्य नागरिकों का भी जीवन सुंदर बना सकें। यानी कि इस तरह के अगर कोई उनके सामने फ्यूचर में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान वो निकालने की कोशिश करेंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में तो करेंगे ही, अपने सामूहिक जीवन में भी करेंगे। ठीक है, अगर दूसरे का भी इस तरह का कोई परेशानी आती है दूसरे के जीवन में, तो उसका भी वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसको जानकारी है, उसको पता है समाधान निकालने का, उसको पता है कि इस प्रकार से निकला है, क्योंकि वो उस प्रक्रिया से पहले गुजर चुका है। दूसरा इसमें बताया कि मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा ये बता रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक है ये विधि जो है, यह विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में, जिस विधि में छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता हो, जिस विधि में छात्र छात्राओं की रुचि का, उसकी आवश्यकताओं का, उसकी मानसिक योग्यता का, उसकी बौद्धिक क्षमता का जो है उसको आधार बना करके विधि का प्रयोग किया जाता हो, तो उस विधि को हम क्या कह सकते हैं? मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। और इस विधि में इन चीजों को अपनाया गया है। जो भी इसमें समस्या क्रिएट की जा रही है वो एक शिक्षक के मार्गदर्शक के आधार पर एक छात्र छात्राओं ने अपने आप समस्या को क्रिएट किया है, और उसमें कभी कभी तो छात्र ने स्वतंत्र वातावरण में खुद ही समस्याओं को क्रिएट किया है, या उसको समस्या को सामने लेकर के आया, चुना है, उसका सिलेक्शन किया है, लेकिन उसमें भी स्वतंत्र वातावरण में किया है, और उसमें भी जो है किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। छात्रों ने अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार ही उसका इस्तेमाल उसमें किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है छात्र जो है, जब उन्होंने खुद ही स्वयं अपने आप समस्या चुनी है, तो उसका निदान निकालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए वो उत्साहित रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे, वो क्रियाशील रहेंगे, और उसमें वे खूब वो उत्साह या रुचि के अनुसार उसमें वो कार्य करेंगे। तो दूसरा गुण इसमें यह माना जाता है। तीसरा इसमें आया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका क्या मतलब है? यानी कि छात्र छात्राओं का जो उस समस्या से गुजर रहा है, जो उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, तो छात्र का जो विभिन्न प्रकार के वो स्टेप उठाएगा, तो उससे छात्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होता है, उसकी वैज्ञानिकता जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। इस विधि के प्रयोग में छात्रों के अंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बढ़ता है। इसके अंतर्गत
सामाजिक अध्ययन अध्यापन के लिए किसी भी समस्या को स्पष्ट रूप से समझने की, उसकी समस्या जो है वो उसकी जानकारी या उसका विश्लेषण अथवा उसके आधार पर सही निष्कर्ष दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह विधि जो है वो छात्र छात्राओं को क्या बना रही है, एक वैज्ञानिक विधि बना रही है। क्योंकि सबसे पहले तो समस्या का चुनाव करा है, और समस्या का चुनाव करा है तो उसको फिर परिभाषित कर रहे हैं या उसकी वस्तुस्थिति जान रही है, सही स्थिति उसकी जान रही है। तो स्थिति जानने के बाद में फिर उसको हमने क्या कहा, उसके लिए डाटा कलेक्ट किया है। डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसमें से हमने एक संभावित समाधान निकालने की कोशिश की है। फिर उन संभावित समाधानों का जो निर्माण किया है उसमें से एक्चुअल जो समाधान है उसको निकाला है, और एक्चुअल समाधान को फिर हमने प्रयोग करने के लिए कहा है कि इसको समाज में अप्लाई करना है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया क्या कह रहा है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ये प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आता है उपयोगी एवं व्यवहारिक अभिगम। उपयोगी एवं व्यावहारिक, उपयोगी एवं व्यवहारिक अधिगम। अधिगम का मतलब यहां पर है सीखना। जो छात्र छात्राएं इस विधि के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, उनको सीखने के अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि खुद ही वो क्रियाशील रहते हैं बच्चे। शिक्षक जो है मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, है ना। तो उनको सीखने में जो है वो जो है ज्ञान जो मिल रहा है, तो वो एक तो ज्ञान क्या है, वो उपयोगी है, और दूसरा क्या है, वो ज्ञान व्यवहारिक है, उनके जीवन से संबंधित है, उनकी जीवन की समस्याओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से उपयोगी उन्होंने बताया। इस विधि के प्रयोग से सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जो है व्यवहारिक और उपयोगी होता है। इसके अंतर्गत छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के हल में सहयोग देना होता है। इन समस्याओं के समाधान में छात्रों को जिस कुशलता की आवश्यकता होती है वह इस विधि के प्रयोग से सरलता से उसको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये व्यवहारिक उपागम है। मानसिक विकास होता है इसमें, मानसिक विकास। एक समस्या जो क्रिएट की जाती है उसका समाधान निकालने के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो छात्र जो है उसमें लगे हुए हैं समस्या समाधान के लिए, तो डाटा को कलेक्ट करते समय जो है उसके पहलू पर, हर पहलू पर ध्यान देते हैं समस्या के, उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें उनका चिंतन, मनन, है ना, ये सब चीज लगती है। उसके बाद में संभावित समाधान निकालते हैं, तो विश्लेषण करते हैं उसका। तो विश्लेषण जो क्षमता है ना, या आपकी विश्लेषण क्षमता या तर्क शक्ति जो है आपकी बढ़ रही है, मानसिक शक्ति उससे आपकी बढ़ रही है, क्योंकि उसमें चिंतन मनन करने के बाद में ही आप जो है विभिन्न प्रकार का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका फिर एनालिसिस करते हैं, है ना। ये सब चीजें जो है आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं, आपकी कल्पना शक्ति, आपकी विवेचना शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति है ना, आदि समीक्षात्मक जो आपकी योग्यता है और अन्वेषणशीलता जो आपकी खोज करने की जो प्रवृत्ति है, और तर्क शक्ति, आपकी निरीक्षण शक्ति है, इस सब चीजों का जो है वहां पर विकास हो रहा है इस विधि के माध्यम से। तो इसके आपको बहुत ज्यादा अवसर वहां पर प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट इस पे आता है तर्क संगत निर्णय में सहायक। तर्क संबंधी निर्णय, तर्क संबंधी या तर्क संगत निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यह विधि छात्रों में तर्क संगत निर्णय लेने की शक्ति का विकास करती है। इसके अंतर्गत छात्र यह जान जाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान जो है तर्क संगत निर्णय लेने में निहित होता है, और इसके लिए समस्या के प्रत्येक पक्ष का क्रमबद्ध विश्लेषण करना जरूरी होता है। और इस प्रकार से यह विधि छात्रों को क्रमबद्ध विश्लेषण का प्रशिक्षण प्रदान करती है, क्योंकि जब वो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो डाटा में से उसकी विभाजन किया जाता है, जो एक बिल्कुल पहली प्रायोरिटी पर होता है, फिर सेकेंडरी प्रायोरिटी पर होता है, और कुछ उसमें से अनुपयोगी होता है। तो वो तर्क के आधार पर ही उसको विभाजित किया जाता है, और जो अनुपयोगी चीज होती है उसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो एक क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। नेक्स्ट इसमें
छात्र और अध्यापकों के मध्य जो है निकटता का संबंध होता है। निकट का संबंध, अध्यापक जो है यहाँ पर मार्गदर्शक है, छात्र जो है समस्या का समाधान निकालने वाले एक यंत्र है या काम करने वाले प्राणी है, व्यक्ति है। तो आपस में वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उनके मार्ग निर्देशन में है ना वो काम कर रहे हैं। तो वो कोई भी समस्या उनके सामने आ रही है तो समस्या का हर स्टेप पर जो है अपने शिक्षक से जो है वो शेयर करते हैं और उसके मार्गदर्शक के अनुसार ही उसमें वो आगे चलते हैं। जैसे इसमें बताया है कि इस विधि के अंतर्गत समस्या के चयन से लेकर के उसके समाधान तक समस्त क्रियाकलापों में छात्र जो है और शिक्षक परस्पर उनका दोनों का निकट का संबंध रहता है। इस दौरान उनमें एक दूसरे के प्रति पर्याप्त समझ, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार से जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक सरल, प्रभावी और उपयोगी बन जाती है। तो इससे विद्यार्थी अपनी संख्याओं को, अपने प्रश्नों को अध्यापक के समक्ष निसंकोच प्रस्तुत करते हैं और अध्यापक उनका फिर समाधान निकालने की कोशिश में वो करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोष क्या क्या है। जब गुण है तो दोष भी होंगे इस प्रणाली में। पहला दोष ये बता रहे हैं कि गलत अवधारणाओं का विकास हो जाता है इसमें। पहला, गलत अवधारणाओं का विकास। कैसे बता रहे हैं कि कक्षा में उत्पन्न की गई समस्या वास्तविक जीवन की समस्या से कहीं ज्यादा सरल और सुगम होती है। इस प्रकार से इन सरल समस्याओं का समाधान करते करते छात्रों में यह गलत धारणा उत्पन्न हो जाती है कि प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस विधि के प्रयोग से अनेक बार छात्र स्वयं को बहुत अधिक योग्य होने का भ्रम भी पाल लेते हैं, जो कि है उनके लिए खतरनाक साबित होता है। यानी कि वो जो समस्या होती है स्कूलों की, वो समस्या थोड़ी अलग होती है और जो फ्यूचर टाइम में जो आने वाली समस्या होती है वो उसके डिफरेंट भी हो सकती है। तो लेकिन वो अपने आप को समझ लेते हैं कि हमने समस्या का समाधान इस तरह से निकाला था और इसका समाधान इस तरह से निकल सकता है। तो गलतफहमी उनके दिमाग में भी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कुशल शिक्षकों का अभाव। कुशल शिक्षकों का अभाव, यानी कि इस विधि को जब इस्तेमाल हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो एक कुशल अध्यापकों के मार्ग निर्देशन में ही ये अच्छा एक रिजल्ट दे सकती है। और सरल एक सामान्य जो साधारण योग्यता रखते हैं उन टीचर्स पे जो है वो समस्या समाधान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या वो बच्चों का सही ढंग से मार्गदर्शन इसमें नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे स्कूल में अध्यापक होते हैं तो सभी में वो कुशलता इस प्रकार की नहीं होती है कि वो इस विधि के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दे सके, पढ़ा सके। नेक्स्ट आता है इसमें अन्य क्रियाओं की उपेक्षा। अन्य क्रियाओं की उपेक्षा। ये बता रहे हैं कि समस्या समाधान विधि से जब हम पढ़ाते हैं तो इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो अन्य जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं शिक्षण क्रिया से संबंधित जो हमारी सैद्धांतिक क्लास में होता है तो वो उन सब की चीजों की उपेक्षा हो जाती है। वो हमारा पाठ्यक्रम जो है, हमारा सिलेबस जो है वो वहां पर पिछड़ जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि किसी भी समस्या के समाधान में बौद्धिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। समस्या समाधान की इस प्रक्रिया में छात्र विचार विमर्श, चिंतन, विश्लेषण, संश्लेषण करते हुए निष्कर्षों पर पहुंचकर उसका मूल्यांकन करते हैं। ये सभी बौद्धिक क्रियाएं हैं और इसको महत्व देने के कारण अन्य सामूहिक क्रियाओं की उपेक्षा हो जाती है, जिससे छात्र का संतुलित विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट इसमें बताया है इसका दोष अत्यधिक समय लगता है। इसमें
अधिक समय, यानी कि ये विधि जो है बहुत ही समय के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चीली होती है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। समस्या का समाधान निकालते समय पहले तो समस्या का सिलेक्शन करो, फिर सिलेक्शन करने के बाद में उसको परिभाषित करो, इसको सीमांकन करो, फिर उसके लिए डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट करने के बाद में फिर संभावित समाधान का निर्माण करो, है डाटा कलेक्ट करा, फिर हमें उसका विश्लेषण भी करना है, फिर उसमें से जो उपयोगी और अनुपयोगी चीजों को छांटना है, उसके बाद में समस्या का जो है एक समाधान जो एक निष्कर्ष जो है उसका परिणाम जो है समाधान जो है निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में फिर उपयुक्त जो उसमें से एक सफिशिएंट समाधान होता है उसको हम छांटते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही हमारा समय लगता है। तो इसमें जो है कभी कभी छात्र जो है वो पजल हो जाते हैं, तो उसमें अपनी रुचि या जो है वो नहीं दिखा पाते हैं, कि या ऐसा हो जाता है कभी कभी जो है सिलेक्शन जो है समस्या का अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार न होकर के थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसमें छात्र फिर पिछड़ जाते हैं, है ना। तो इससे जो है हमारा जो दूसरा पाठ्यक्रम है वो भी पूर्ण नहीं हो पाता है, ज्यादा समय जो हमारा इसमें लग जाता है। तो ये समय के हिसाब से बहुत ज्यादा खर्चीली मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है विद्यार्थियों के समक्ष कठिनाई। विद्यार्थियों के समक्ष कठिनाइयां, विद्यार्थियों के समक्ष कठिनाइयां, ये कह रहे हैं कि इस विधि के द्वारा शिक्षण कार्य सरल नहीं है। छात्रों को समस्या के चयन से लेकर निष्कर्ष निकालने तक अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार जल्दबाजी में ऐसी परिकल्पनाओं का निर्माण कर लिया जाता है जिसमें उनकी व्यर्थ की शक्ति, समय, धन और सब चीजों की बर्बादी हो जाती है। इस प्रकार से छात्र समस्या के समाधान में विभिन्न तथ्यों को गलत ढंग से या गलत स्रोतों से एकत्रित कर लेते हैं, तो जिसके परिणाम निकालने में जल्दबाजी या त्रुटि हो जाती है। तो बहुत सारी उनके सामने समस्या आती है, तो हर समस्या का जो छोटी छोटी हमने समस्या निकाली है, एक बड़ी समस्या में से छोटी छोटी समस्या निकाली है, और प्रत्येक समस्या अलग अलग बच्चों को दे दी है, तो उन सब बच्चों के सामने समस्या आ रही है, कठिनाइयां आ रही है। तो उसमें यह भी नहीं होता है कि हर बच्चा उस कठिनाई का समाधान निकाल ले, तो चुनाव से लेकर के लास्ट तक जो है उसमें समस्या बच्चों के सामने आ रही है, तो हो सकता है वो उचित ढंग से उसका समाधान ना निकाल सके। नेक्स्ट लास्ट इसमें आता है वांछित सामग्री का अभाव। वांछित सामग्री का अभाव, यानी कि जिन जिन चीजों की इसमें सामग्री लगती है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उसकी यहाँ पर अभाव पाया गया है। जैसे इस विधि के अंतर्गत छात्र समस्या का समाधान करने के लिए उचित सामग्री का सहारा लेते हैं। इसके लिए उत्तम पुस्तकालय चाहिए, अच्छी प्रयोगशाला चाहिए, संग्रहालय चाहिए, एक सूचना केंद्र चाहिए, विभिन्न सामुदायिक केंद्र चाहिए, और अन्य ऐसे सामग्री स्रोतों की सहायता ली जाती है इसमें जो समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों सूचनाओं के एकत्रीकरण में सहायक हो। छात्रों द्वारा ऐसी सामग्री को कर पाना एकत्रित कर पाना बहुत सरल कार्य नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के व्यापक क्षेत्र में इतनी समस्या निहित है कि प्रत्येक समस्या के लिए वांछित और उपयोगी सामग्री एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है, कठिनाई हो जाता है, तो वो पजल हो जाते हैं बच्चे। अब ये तो हमने गुण और दोष इसके पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं कि समस्या समाधान विधि को उपयोगी बनाने हेतु कुछ सुझाव, कि कैसे हम इसको उपयोगी बना सकते हैं, किन किन चीजों की हमें सावधानी इसमें करनी चाहिए। पहला है इसमें कि किसी भी समस्या का चयन विद्यार्थियों के सामाजिक वातावरण में को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उसके चयन में विद्यार्थियों का परस्पर सहयोग जरूर लेना चाहिए, यानी कि बच्चों की जो है एक सामाजिक वातावरण उसका किस प्रकार का है, किस स्टैंडर्ड का है, उसको ध्यान में रखकर के ही समस्या का चयन होना चाहिए, और विद्यार्थियों का परस्पर उसमें सहयोग भी लिया जाना जरूरी होता है। दूसरा बता रहे हैं कि समस्याओं के समाधान में अपेक्षित सामग्री को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना चाहिए। जो समाधान के लिए जो हमारा डाटा है, वो डाटा जो है हमें सुगमता से उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है समस्या विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, तभी जाकर के बच्चों की इसमें रुचि आएगी, तो अपनी
उत्साहवर्धन भी उससे हो जाएंगे, प्रेरित भी होंगे उससे। नेक्स्ट क्या है कि समस्या जो है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के या रुचि या बौद्धिक स्तर के अनुसार ही उन्हें होनी चाहिए। नेक्स्ट बता रहे हैं कि शिक्षक को चाहिए कि वह समस्या के विश्लेषण और संश्लेषण में छात्रों का उचित मार्गदर्शन करते रहे। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को कक्षा कार्य में समान रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करें। इससे सभी विद्यार्थी समान रूप से सक्रिय रहेंगे। यानी कि अपनी कक्षा में जो अपना कार्य दे रहे हैं तो समान रूप से उनको भाग लेने का अवसर प्राप्त हो, सभी बच्चों की उसमें भागीदारी हो। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे उससे नेग्लेक्ट करें, उसकी उपेक्षा करें, कुछ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हर बच्चों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इस तरह का उन बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहन का करना चाहिए। और लास्ट में बता रहे हैं कि इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखें। यानी कि हर बच्चे की अपना अपना बौद्धिक लेवल होता है, मानसिक लेवल होता है, उसकी योग्यता, उसकी रुचि अलग अलग होती है, तो उसी के अनुसार ही समस्या का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। उसके समाधान खोजने के लिए वो जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वह बच्चे को, तो उसी के अनुसार उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए, तब जाकर के इसके हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारी जो समस्या समाधान विधि है ये आज हमारी पूरी हो जाती है। पिछले पीरियड में हमने इसका अर्थ पढ़ा, इसकी परिभाषाएं पढ़ी, इसकी विशेषताएं पढ़ी, इसकी क्रियात्मक सोपान पढ़े, और आज हमने इसमें इसका मूल्यांकन किया है, इसके गुण और दोषों को जानने की कोशिश की है, और इसको उपयोग में लाने के लिए क्या क्या उसमें सुझाव होने चाहिए। एक अच्छी समस्या समाधान विधि किस प्रकार से साबित हो सकती है, उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए, तो सुझाव के ऊपर हमने चर्चा